विधानसभा में कभी बीजेपी के सचेतक और आंसू नेता रहे राधाकृष्ण किशोर ने आज लालू प्रसाद का लालटेन थाम लिया। रांची में आरजेडी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने राधाकृष्ण किशोर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। राधाकृष्ण किशोर के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने भी आरजेडी का लालटेन थाम लिया। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद राधाकृष्ण किशोर बीजेपी छोड़ आजसू में चले गए थे, लेकिन बहुत जल्द ही उनका आजसू से भी मुंह भंग हो गया। राधाकृष्ण किशोर के आरजेडी में आने को लेकर पार्टी नेताओं का दावा है कि पलामू क्षेत्र में पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। में से दो नेता हमारे पास हैं, जिनमें राधाकृष्ण किशोर जी। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इनके आने से हमारा पुराना जो पलामू जमीन रही है, उस जमीन में हम लोग ने 9 विधानसभा में 7 विधानसभा जीतने का काम किया था। इनके आने से निश्चित तौर पे हम लोग का रहेगा कि 9 में 9 विधानसभा हम लोग जीतें, इसका हम लोगों का प्रयास है। और इनके आने से पलामू प्रमंडल राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा और आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। विधानसभा और कार्यकर्ता का भी बल मिलेगा। हमारा प्रयास होगा कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की सांगठनिक मजबूती में हम अपना योगदान दें। और आपने पूछा कि राष्ट्रीय जनता दल ही क्यों, तो मैं एक संक्षिप्त उत्तर यही करना चाहूँगा कि समय, काल और परिस्थितियों के अनुरूप मनुष्य को निर्णय लेना होता है और मैंने ये निर्णय लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने इस निर्णय के मापदंड पर खरा उतरूं, यही हमारा प्रयास हो। दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां भी जोरों पर है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में राजनीतिक दलों की बैठक हुई, जिसमें आचार संहिता का पालन करने के अलावा कोरोना संक्रमण को लेकर जारी दिशा निर्देश की विस्तार से जानकारी दी गई। प्रत्याशियों के साथ इस बार पॉलिटिकल पार्टी को भी क्रिमिनल केस के बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राहुल पुरवार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को स्पष्ट रूप से कहा कि आपराधिक चरित्र के प्रत्याशी को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में केसों के बारे में 3-3 बार जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। बैठक में कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रीय स्वराज संघ, जनसंघर्ष पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जो एक पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की संख्या है, उसमें परिवर्तन किया गया है। 1200 जगह के स्थान पर 1000 किया गया है। उससे कुछ पोलिंग स्टेशंस की संख्या में परिवर्तन हुआ है। कोशिश ये की गई है कि जो पोलिंग स्टेशन बिल्डिंग है, उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन पोलिंग स्टेशन में परिवर्तन हुआ है। ऑफिस बेरर के घरों में झंडे होते हैं, आम आदमी के छत पर झंडे होते हैं, ज़बरदस्ती उतार देते हैं, केस करने की धमकी देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन लोग चूँकि मामला में फंसना नहीं चाहता है, सोचता है कि मुझे क्यों डिस्प्यूट में फंसना है, इसलिए झंडा उतारते हैं। एक प्रकार से जिला प्रशासन या जो संबंधित एसडीओ या जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं चुनाव के, वो सोचते हैं कि झंडा लेस चुनाव हो, झंडा दिखना नहीं चाहिए, झंडा लगाने एक अपराध हो गया है। इस संदर्भ में मैंने अपना बात रखा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला के निर्वाचन पदाधिकारी इस संबंध में गाइडलाइन जारी करेंगे और इस बार जो भी होगा नियम संगत बातें होंगी। जो पार्टी किसी भी प्रत्याशी को चयनित करेगी, उसको पहली नज़र में देख लेना उस पर किस तरह के आपराधिक मामले हैं और उससे बचना है। और प्रत्याशी जब चयनित हो जाएंगे, अगर वो किसी तरह से इसमें अभियुक्त है, तो हमको उस पर 100 शब्दों में लिखकर चुनाव आयोग को कन्विंस करना होगा, ताकि इस परिस्थिति में हम इसको प्रत्याशी बनाए हैं। जमशेदपुर मानगो में जबरन कोरोना जांच के विरोध को लेकर अफरा तफरी का माहौल रहा। यहां दिहाड़ी मजदूरों की कोरोना जांच करने पहुंचे मेडिकल टीम का मजदूरों ने विरोध किया। इस दौरान कुछ मजदूरों को जबरन ले जाया गया, हालांकि जांच के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इससे नाराज मजदूरों ने मानगो के मेन रोड को जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार लगी। जाम की समस्या बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और भीड़ को यहां से हटाया। प्रशासन ने जबरन जांच कराए जाने से इनकार भी किया। जिला प्रशासन के लिए यहाँ कोविड का टेस्ट कराने के लिए जबरन इन लोगों को पकड़ा गया और कहा गया कि आप लोगों को कोरोना का जांच करना पड़ेगा। इससे पहले जो राज्य की सरकार है, इन्हें पहले बताना चाहिए कि कोविड क्या है, इनका रोजी रोटी को उपाय करना चाहिए। मेरा दावा है, मजदूर भाई है, रोज कमाते खाते स्वयं जाके कोरोना का जांच कराएंगे, लेकिन अगर बल का प्रयोग किया जाएगा, जोर जबरदस्ती किया जाएगा गरीब लोगों के साथ, तो ये भारतीय जनता पार्टी
इधर कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को बेहतर इलाज के लिए रिम्स के स्टेट कोविड सेंटर में वहां से मेडिका अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। सांस लेने में परेशानी के बाद शिक्षा मंत्री ने खुद बेहतर इलाज के लिए मेडिका भेजे जाने की इच्छा जताई थी। मैंने अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री जी का इच्छा जाहिर हुआ कि नहीं, हम यहाँ से मेडिका बेहतर इलाज के लिए मेडिका जाएंगे। क्या समस्या है अभी? समस्या है तो ज़्यादा अच्छा आप लोग डॉक्टर ही बता पाएंगे। झारखंड में हाल के दिनों में काफी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं। बीजेपी ने ट्रांसफर पोस्टिंग को वर्तमान सरकार में उद्योग धंधे का रूप बनने और पैसे के खेल का आरोप लगाया। इस पर जेएमएम ने पलटवार किया और कहा कि राज्य हित में ही तबादले किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी बिना सबूत के सरकार पर आरोप लगाने की सियासत बंद करने की नसीहत दी है। एकदम उद्योग हो गया है ट्रांसफर पोस्टिंग, और सरकार इसी काम में लगी है, दूसरा कोई काम सरकार के पास नहीं है। और ट्रांसफर पोस्टिंग के पीछे सरकार का हिडन एजेंडा है, उनको बताना चाहिए। ये इसमें लगता है पैसे का खेल हो रहा है। जो आरोप इस तरह का लगाते हैं उनसे पूछिए, अगर आप बोलिएगा तो मैं आंकड़े पेश कर दूंगा। प्रारंभ के 1 साल के अंदर या 9 महीने के अंदर पूर्ववर्ती सरकार ने कितने तबादले किए थे। तबादले का उद्योग जो लोग चला रहे थे वही इस तरह का आरोप लगाते हैं। तो आईना गंदा रहता है तो चेहरा भी गंदा दिखता है। धीरे धीरे चीजें पटरी पर लौटने लगी है, तो जो जरूरी है, जहां पोस्टिंग नहीं है, जहां वहां पर अधिकारियों का जो वेटिंग फॉर पोस्टिंग है उनकी पोस्टिंग की जा रही है, और जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है ऐसे लोगों का पदस्थापन किया जा रहा है। तो इस पर अनर्गल आरोप लगाने और विधवा प्रलाप करना विपक्ष बंद करे तो ज्यादा बेहतर होगा। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए धनबाद का बंगाली समाज अगले महीने होने वाली दुर्गा पूजा को लेकर चिंता में है। शहर में आधा दर्जन से अधिक जगहों पर सामूहिक दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन होता है। वहीं दुर्गा प्रतिमा का भी करोड़ों में कारोबार होता है। मूर्तिकार अभी दुर्गा पूजा पर सरकार के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में छोटी दुर्गा प्रतिमा बनाने के निर्देश और उसके बाजार में घटने से वो निराश दिख रहे हैं। बहुत ही खराब है। अभी तक गाइडलाइन हम लोग को आया नहीं है। हम लोग 4 से 5 फुट का अंदर में मूर्ति बना रहे हैं, विशाल मूर्ति बना रहे हैं। उतना मूर्ति बनेगा नहीं, जितना बनता है मेरे पास उसका आधा बन रहा है। कोरोना का चलते ये हो गया। अब सरकारी गाइडलाइन को तो मान के चलना पड़ेगा, इसी को मानते हुए हम लोग चल रहे हैं। पाकुड़ में 1 अक्टूबर से हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन रेलवे बोर्ड ने इस पर रोक लगा दी है। इससे पाकुड़ के लोगों में निराशा दिख रही है। पाकुड़ से 34 जोड़ी ट्रेनें चलती थी, लेकिन एक भी ट्रेन अभी नहीं चलने से पाकुड़ और आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकुड़ स्टेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी कुंदन कुमार ने। यह पाकुड़ रेलवे स्टेशन का नजारा है और यहाँ पर सुपर एक्सप्रेस यानी हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस चलने की बात हो रही थी, लेकिन इसको होल्ड कर दिया गया है। और होल्ड करने के बाद यहाँ पर काफ़ी परेशानी बढ़ गई है। हमारे साथ यहाँ पर इजरापा संगठन के सचिव राणा शुक्ला है और ये हमेशा से जुड़े रहते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेन चलने की बात थी और नहीं चलने के बाद क्या परेशानी हो रही है। देखिए, यहाँ से अभी रिसेंटली चलने की जो बात थी वो है जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस, जिसको सुपर हम लोग कहते हैं, और दूसरा सरायघाट एक्सप्रेस। तो सरायघाट एक्सप्रेस का तो पाकुड़ में ठहराव है नहीं, तो जमालपुर एक्सप्रेस 1 तारीख से ही चलने की बात थी। उसको बंगाल सरकार से परमिशन नहीं मिलने के कारण उसको होल्ड पे रखा गया है। जैसा कि सुनने पे आ रहा है कि वो 5 तारीख से चालू होगा। देखिए, हम लोगों का सारा बिजनेस, ट्रीटमेंट, सारा कुछ कलकत्ता से है और कलकत्ता का गाड़ी चल भी रही है। पदाधिक एक्सप्रेस तो उसका भी ठहराव पाकुड़ में अभी पेंडेमिक में टेम्पोररी ठहराव देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया गया। मैं अभी एक स्टेटमेंट देख रहा था, मैसेज ग्रुप में आया हुआ था कि एमपी साहब को क्या यहाँ से कि 3 गाड़ी चलेगी। तो मैं एमपी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो सरायघाट एक्सप्रेस है, जिसका पाकुड़ में ठहराव नहीं है, उसको स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है, उसका ठहराव पाकुड़ में सुनिश्चित किया जाए। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो जिस ट्रेन का ठहराव नहीं है, जो यहाँ से चल रही है, उसकी ठहराव की डिमांड यहाँ के लोग कर रहे हैं। और जो हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस सहित हावड़ा गया और कई ऐसी एक्सप्रेस ट्रेनें जो चलती थी, यानी पाकुड़ स्टेशन से टोटल 34 जोड़ी स्टेशन ट्रेन चलती थी, उसको चलाने की फिर से मांग उठ रही है। और अगर यह जल्द से जल्द मांग पूरा नहीं होता है तो पाकुड़ के लोगों को काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। दुमका को उपराजधानी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन आज तक यहां कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई। शुरू से ही बक्सीबांध रोड स्थित मैलगढ़ा में शहर का कचरा फेंका जाता है। हाल में यहां अब कचरे का पहाड़ दिखने लगा है। यहां ऐसा हाल हो गया है
यहाँ फेंके जाने वाले कचरे का लोग जब विरोध करते तो उन्हें प्रशासन समस्या के जल्द समाधान का भरोसा देकर शांत करा देता है। फिलहाल नए डंपिंग स्थल के लिए जमीन अधिग्रहण का काम फंसा हुआ है। नगर विकास विभाग के द्वारा सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू किया गया था और जिला प्रशासन के द्वारा एक चिन्हित करते हुए प्रपोजल भेजा गया था नगर परिषद में और इसका अनुमोदन करते हुए अधिग्रहण करने के लिए अनुमति भी दिया गया था, जो प्रक्रियाधीन है और बहुत ही जल्द भूमि अधिग्रहण का प्रक्रिया पूरा करते हुए नगर विकास विभाग को ये जमीन हस्तांतरण किया जाएगा। इधर गोड्डा में पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है। पुलिस ने एक शख्स के सर पे इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि इस शख्स ने मास्क नहीं पहना और कहने पर बहस करने लगा। घटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जहां संजय तांती नाम का एक शख्स 11 साल की बेटी का इलाज कराने पहुंचा। वो पेट दर्द से परेशान था, लेकिन संजय ने मास्क नहीं लगाया था। इस पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने पहले मास्क लगाने को कहा और फिर इलाज की बात कही। इस पर दोनों के बीच बहस हो गई तो डॉक्टर ने पुलिस को फोन कर दिया। इसके बाद ठाकुर गंगटी थाना में पदस्थापित एएसआई पंकज कुमार मौके पर पहुंचे और संजय तांती पर थप्पड़ और डंडे चलाना शुरू कर दिया। पुलिस की बर्बरता का ये वीडियो अब वायरल हो गया। तो तस्वीरों में देखिए गोड्डा की ये बेरहम पुलिस है। एक शख्स जो अपनी बेटी का इलाज कराने आया था और खुद पेट दर्द से परेशान था, उसने डॉक्टर से इलाज की बात कही, लेकिन गलती इसकी इतनी सी थी कि इसने मास्क नहीं पहना था और डॉक्टर ने पुलिस को फोन कर दिया। इसके बाद पुलिस यहां पहुंची और इसे थप्पड़ और डंडों की इसके ऊपर बरसात कर देती। तस्वीरों में देखिए कैसे इसे धक्का देकर गिराया भी गया। उसके बाद जो पुलिस वाले हैं इन लोगों ने इसकी पिटाई शुरू कर दी। ये एएसआई पंकज कुमार हैं, ठाकुर गंगटी थाना में पदस्थापित है ये एएसआई, और इनकी दादागिरी देखिए, एक कैसे लाचार पर दिखा रहे हैं अपनी दादागिरी, डंडे से थप्पड़ों से इसकी पिटाई कर रहे हैं। यहाँ कोरोना संक्रमण उन्हें नहीं दिख रहा है, हाथों से धक्का मार रहे हैं, ढकेल रहे हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कोरोना का खौफ नहीं दिख रहा था और मास्क नहीं पहनने की वजह से शख्स की इन्होंने पिटाई तक कर दी। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र में सफाई अभियान को लेकर प्रमुख चौक चौराहों पर करोड़ों की लागत से शौचालय बनाए गए। इसमें 32 यूरिनल और 18 सार्वजनिक शौचालय शामिल है। इन सभी के मेंटेनेंस के लिए हर साल 9,80,000 रुपए का फंड भी है, लेकिन शौचालय की हालत देखकर सरकारी पैसे की बर्बादी साफ तौर पर दिखती है। स्थानीय लोग इससे बेहद नाराज हैं। हम लोग इससे चिंतित है, जहाँ भी जा रहे हैं समाज में लोग कह रहे हैं कि आखिर क्यों बनता है, आखिर इसका पैसा का बंदरबाट होता है और लोग क्यों नहीं कहते। क्योंकि सेकुलर सरकार है, हम लोग की समर्थन की एक सरकार है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर एनसीपी चुप नहीं बैठेगी और हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि इसका विशेष जांच कमेटी बने और इसको जांचा जाए और जो दोषी लोग हैं जिन्होंने जनता का पैसा का दुरुपयोग किया है उनको पकड़ के जेल में डालने का काम किया जाए। लापरवाही है, बस सरकार दिखावा का एक काम कर देती है। तो क्या सब काम अकेले नरेंद्र मोदी जी करेंगे? यहाँ हमारे सरकारी एम्प्लॉय जितने हैं और हमारे जो भी आदरणीय मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, सबको इस ओर ध्यान देना चाहिए। कई बार मैंने मंत्री जी को जाके कहा भी। अभी मौजूद हूँ मानगो नगर निगम कार्यालय के पास और आप देख सकते हैं कि ये जमशेदपुर के सटे मानगो नगर निगम का कार्यालय है, जहाँ सभी तमाम नगर निगम के अधिकारी बैठते हैं, विशेष पदाधिकारी बैठते हैं और ठीक आप देख सकते हैं कि सटे हुए शौचालय बनाया गया था। और बता दूं कि करोड़ों की लागत से मानगो नगर निगम में जगह जगह शौचालय बनाए गए थे और इसका हाल जो है वो आप देख सकते हैं कि बदहाल हो चुका है, क्योंकि लगातार जो है 5 सालों में आपको बता दूं कि 6 से जो है विशेष पदाधिकारी यहाँ पर चेंज हुए हैं और उसका खामियाजा जो है वो आप देख सकते हैं कि उनकी काम जो है अपने अपने तरह से यहाँ पर शौचालय बनाए गए। स्वच्छता अभियान को तहत जगह जगह यहाँ शौचालय बनाए गए थे, मगर आप देख सकते हैं कि किसी शौचालय में सुचारू रूप से कोई व्यवस्था नहीं है, ना किसी में नल नहीं है, तो किसी में छत नहीं है, तो किसी में दरवाज़ा नहीं है। जब आप मानगो नगर निगम के ठीक सटे हुए इस तरह का शौचालय और आप देख सकते हैं ना नल है ना दरवाज़ा है, तो आप पूरे क्षेत्र में क्या स्थिति होगी शौचालय का आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखना यह है कि कब तक इस खबर चलने के बाद कब तक अधिकारियों की आँख खुलती है और कब तक इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
साहिबगंज में फॉसिल्स पार्क बनकर लगभग तैयार हो चुका है। बहुमूल्य जीवाश्मों को संग्रहित करने के मकसद से बनाए जा रहे फॉसिल्स पार्क में म्यूजियम समेत अन्य कई परियोजनाओं का विस्तार होना है। फिलहाल 11 करोड़ की राशि से बन रहा पार्क लगभग बनकर तैयार है। अब इसे इको टूरिज्म के रूप में बेहतर पहचान दिलाने की कोशिश तेज होने लगी है। आपको बता दें कि जीवाश्मों के संग्रहण के लिए मंडरों में फॉसिल्स पार्क बन रहा है। 20 करोड़ साल पुराने इन जीवाश्मों से पृथ्वी की उत्पत्ति, डायनासोर से जुड़े कई पहलुओं को खंगालने की संभावनाएं हैं। पूर्ण रूप से फॉसिल्स पार्क बन जाने पर यह पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान बनाएगा। वैज्ञानिकों के लिए कहा जाता है कि राजमहल पहाड़ी जो एक प्रयोगशाला है, प्राकृतिक प्रयोगशाला है, जो हम किताबों में पढ़ते हुए दिखते हैं। अगर वह संरक्षित होगा, सुरक्षित होगा और उसका संवर्धन होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो लोकल वोकल की बात होती है तो जो हमारा ये स्थानीय जो हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है वह एक जियो टूरिज्म के रूप में, एक पर्यटक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसको बहुत जल्दी पब्लिक के लिए पूरा ओपन कर दिया जाएगा और बहुत ही अच्छा जो है विकल्प होगा लोगों टूरिज्म के लिए। और उसको प्रमोट करने के वहाँ पर जो हम कॉफ़ी हब और बाकी की भी चीज़ें खुली जाएगी जहाँ से लोगों को स्नैक्स मिल सके और अच्छा टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी है और जो है वन ऑफ द बेस्ट विजिटिंग साइट्स होगी लोगों के लिए जब वो साहिबगंज घूमें। कोरोना काल में जहां देश के उद्योग धंधों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल ने रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी रखा है। 29 सितंबर को चक्रधरपुर रेल मंडल ने एक दिन में ही 8000 से अधिक रेलवे वैगन लोडिंग कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। नया रिकॉर्ड बनाने की खुशी में चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम ने अधिकारियों के साथ केक काटा। इससे पहले 14 सितंबर को पहली बार चक्रधरपुर रेल मंडल ने एक दिन में 7000 वैगन लोड कर नया रिकॉर्ड बनाया था। डीआरएम ने चक्रधरपुर रेलवे की टीम को इसका श्रेय दिया। आपको बता दें कि झारखंड का पश्चिम सिंहभूम और ओडिशा का क्योंझर जिला चक्रधरपुर रेल मंडल में आता है, जहां लौ अयस्क की सरकारी और निजी खदानें हैं। इनसे देश भर के स्टील प्लांट्स में लौ अयस्क भेजे जाते हैं। ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है डिवीजन के लिए। ये पहली बार हुआ है। 14 सितंबर को हम लोगों ने 7161 एग्जैक्टली 1000 कम किया था, वो भी बेस्ट एवर था, लेकिन हम लोगों ने एक ही फोर्टनाइट में ये फिगर हम लोगों ने बढ़ा दी और ये रफली 1000 एक्स्ट्रा हम लोगों ने तोड़ा। टीम भावना से विदाउट कोई रोक टोक के हम लोग सक्सेसफुली कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक पर गाइडलाइन जारी होते ही राज्य में कोरोना के कारण बंद स्कूलों के खुलने की संभावना बढ़ गई है। केंद्र ने स्कूलों को खोलने के लिए राज्य सरकार को एसओपी जारी करने को कहा। इसके तहत अभिभावक की राय ही स्कूलों में बच्चों को आने की अनुमति दी जाएगी। राय ली जाएगी अभिभावकों से। हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया है और इसके तहत संभावना ये जताई जा रही है कि 15 अक्टूबर के बाद जो सरकारी और निजी स्कूल जो बंद थे वो खोले जा सकेंगे। राज्य सरकार को इसके लिए एसओपी जारी करने को कहा गया है और विस्तृत इस पर गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। अनलॉक 5 के लिए केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से यानी कि आज से ये नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल सहित तमाम ऐसी चीज़ें जो कि कोरोना पीरियड के वक्त में बंद था उसको खोलने के लिए एसओपी जारी किया गया है। और 15 अक्टूबर के बाद तमाम ऐसी चीज़ों को जो मार्च महीने से बंद थी उसमें सीमित रियायत देते हुए छूट दी गई है और ये भी कहा गया है कि उसे खोला जा सकता है, जिसके तहत जो सरकारी और निजी स्कूलें हैं उसको भी खोले जा सकेंगे, बशर्ते कि राज्य सरकार इस पर एसओपी जारी करे। और किस तरह से स्कूलों में पठन पाठन की व्यवस्था होगी इसके लिए पूरी तैयारी राज्य सरकार को करनी होगी। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना का डर है, लिहाजा स्कूल कॉलेज बंद है, फिर भी शहरी स्कूलों के छात्र घर बैठे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। लेकिन गांव देहात के उन गरीब बच्चे, ऐसे बच्चे जो गरीब बच्चे ऑनलाइन क्लास से वंचित हैं, ऐसे में धनबाद के कुछ शिक्षकों ने टोला क्लास शुरू किया, जिसमें शिक्षक सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए बच्चों को खुले मैदान में बैठकर पढ़ा रहे हैं। मध्य विद्यालय वीर सिंहपुर में 6 से 7 गांव टोले के विद्यार्थी अलग अलग दिन के हिसाब से आते हैं। हर दिन 1 से 2 टोले के विद्यार्थी की क्लास होती है। किसी दिन किसी टोले के छात्रों की पढ़ाई होगी, ये जानकारी शिक्षक संबंधित टोले के प्रमुख लोगों को पहले बता देते और बातें बच्चों तक पहुंच जाती है।
शिक्षकों की इस पहल से छात्रों में खुशी देखी जा रही है। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बहस बिहार की।